Good morning, students. Today we are going to start our new unit, Unit 7, Equilibrium. Equilibrium unit completed in two parts. Today we start with part 1 of this unit, Equilibrium. देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मीन्स समथिंग इक्वल, एक ऐसी स्टेट जिस पर कुछ इक्वल हो. देखिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस. इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है किसी भी प्रोसेस की या किसी भी रिएक्शन की, इन विच द प्रॉपर्टीज लाइक, जिस स्टेट पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, कंसंट्रेशन मीन्स concentration of the reactant and the products, do not show any change with the passage of time. देखिए इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जो किसी भी प्रोसेस में हो सकती है, किसी भी रिएक्शन में, ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज. एक उस पर्टिकुलर स्टेट पे कोई भी हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज लें, जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम, वो चेंज नहीं होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. देखिए आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिनको आप रिएक्ट करते हो उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट. अब हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बात करेंगे तो सिर्फ क्या होंगे? रिएक्टेंट्स. टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी तो प्रोडक्ट्स बनने शुरू होंगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होना शुरू होगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू होगी. इस तरह से जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्टेंट्स की अमाउंट डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होगी. एक पर्टिकुलर स्टेट पे या इसी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर स्टेट पे क्या होगा? ना तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही और ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही. आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन उस स्टेट पर आपकी रिएक्शन में क्या अटेंड हो गया? इक्विलिब्रियम. कौन सी स्टेट आ गई है? इक्विलिब्रियम की. एट दैट इक्विलिब्रियम स्टेट, इस स्टेट पर क्या होता है? ना तो और रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और ना ही और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. उस स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट. इस स्टेट पर क्या होता है आप देखिए, टू ओपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट इक्वल रेट. देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट्स बना देंगे. तो इसीलिए इनकी अमाउंट में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट. इक्विलिब्रियम स्टेट पे टू ओपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट इक्वल स्पीड. जितनी स्पीड से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट उसे दोबारा बनाएगा. तो आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बकेट में पानी लिया हुआ है, ठीक है, एक पर्सन एक मग इसमें वाटर और ऐड कर रहा है और दूसरा पर्सन एक मग वाटर निकाल रहा है. एक पर्सन एक मग वाटर ऐड कर रहा है वाटर और एक मग दूसरा पर्सन निकाल रहा है. तो अमाउंट ऑफ वाटर जो रहेगा इस टब में क्या रहेगा? वो अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन प्रोसेस कंटिन्यू है. बट आपकी जो टू अपोजिंग प्रोसेस है वो सेम स्पीड से चल रही हैं. यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा. तो कोई चेंज नज़र नहीं आएगा एट दैट स्टेट. तभी आपको लिखा है, देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिस पर आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा. टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम. कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट्स हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोलैरिटी. कंसंट्रेशन की टर्म जो यूज़ करेंगे मोलैरिटी. तो हम इस पूरे यूनिट में मोलर कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे. मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम जो कंसंट्रेशन है उसको हम डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ मोलैरिटी. तो एट इक्विलिब्रियम टू ओपोजिंग प्रोसेस टेक प्लेस एट इक्वल रेट.
रेट मीन्स स्पीड, टू ओपोजिंग प्रोसेस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एरो जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है, तो ये जो एरो है ये है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो ये आपका साइन किसका होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का। अब दोनों ही एरो इक्वल है, इट मीन्स जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो इक्विलिब्रियम पे टू ओपोजिंग प्रोसेस टेक प्लेस एट इक्वल स्पीड। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। देखिए इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक नहीं जाती, उस स्टेट पे इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक नहीं रही है। रिएक्शन का नेचर कैसा है? डायनामिक। प्रोसेस कैसी है? डायनामिक। बट दोनों डायरेक्शन में सेम स्पीड से है, तभी आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो अब इक्विलिब्रियम अगर आपका फिजिकल चेंजेस शो करता है तो वो होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, और अगर टू अपोजिंग प्रोसेस केमिकल रिएक्शन शो करती हैं तो वो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस पार्ट 1 में हम यही पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। देखिए इफ टू अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज, तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। आपने 3 मेन स्टेट्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें अगर किसी में भी टू अपोजिंग प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहती हैं तो उनमें आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। जैसे सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद गैस, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद गैस। तो ये आपके इक्विलिब्रियम हो गए, इक्विलिब्रियम ड्यू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपका फेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की। 2 मोर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉल्यूशन, गैस इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉल्यूशन। तो अब देखिए फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होता है। फर्स्ट स्टार्ट विद सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। देखिए इसका एग्जाम्पल है सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए अगर आप एक थर्मोस फ्लास्क ले, ये कैसा फ्लास्क है? थर्मोस फ्लास्क। इसके अंदर और बाहर से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आप इसके अंदर आइस वाटर ले, बहुत ही चिल्ड वाटर, ठीक है, टेम्परेचर कितना लेंगे? 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और आइस लें इसके साथ, आइस के पीसेस और बहुत ही ठंडा पानी इसके साथ इकट्ठा लें इस थर्मोस फ्लास्क में, और उसको प्लेस्ड करें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम अटेंड होगा बिटवीन आइस एंड वाटर। इन दैट कंडीशन इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा? बिटवीन आइस, सॉलिड फॉर्म में है जो, इक्विलिब्रियम में रहेगी किसके साथ? आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो वाटर लिक्विड के साथ। देखो अगर हम इस थर्मोस फ्लास्क के अंदर आइस और वाटर को इकट्ठे लेते हैं तो टाइम के जैसे ही टाइम पास होगा, अगर आप इसको कुछ देर तक रखे भी रहोगे तो मास जो होगा, मास ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कैसे आया? देखिए जो इनका बाउंड्री है, जो इनको बाउंड्री सेपरेट कर रही है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आइस में से मेल्ट होके वाटर बनाएंगे, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा इस लिक्विड से क्या हो जाएंगे? फ्रीज होके आइस बना देंगे। तो आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है बेटा, देखो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आइस में से मेल्ट होके वाटर में आएंगे लिक्विड में, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में से दोबारा फ्रीज होके क्या बना देंगे? आइस। तो इससे क्या होगा? कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा, ना तो मास ऑफ आइस में चेंज होगा और ना ही अमाउंट ऑफ वाटर में। तो एट दैट स्टेज यहाँ पे क्या हो गया? एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, जितनी स्पीड से आइस मेल्ट हो रही है उतनी ही स्पीड से वाटर फ्रीज होगा, सेम स्पीड से, तो कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये दोनों फेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे,
सॉलिड और लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर आइस और वाटर के साथ हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो थर्मोस फ्लास्क ही रहेगा, क्लोज्ड वेसल, तो उस स्टेट पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम। इसका आपका एग्जांपल है बेटा इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन क्लोज्ड वेसल। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप एक क्लोज्ड वेसल में, यहाँ पर एक यू शेप ट्यूब में फिल है मरकरी, वाटर ले, कोई भी लिक्विड, यहाँ पे मैंने वाटर लिया हुआ है। अब आपको पता है नेचुरल फिनोमिना है कि जो लिक्विड है ये इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेंगे उसके वेपर्स, वेपर्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे वेपर्स बनेंगे तो शुरू में कौन सी प्रोसेस हो रही है बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, स्पीड किसकी चल रही है, इवेपोरेशन की, वेपर्स बनते जा रहे हैं। अब ये वेपर्स क्या करेंगे, मरकरी पे प्रेशर क्रिएट करेंगे और लेवल जो है मरकरी का थोड़ा सा लॉन्गर जो ट्यूब है उसमें बढ़ जाएगा। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि और लेवल जो है मरकरी का राइज नहीं हो रहा, इट मीन्स आपको लगेगा कि और वेपर्स नहीं बन रहे, बट उस स्टेज पे आपकी रिएक्शन में, आपकी प्रोसेस में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। उस स्टेज पर क्या हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल थे, देखो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल, उतने ही लिक्विड वेपर्स जो होते हैं ये ब्लैक कंडेंस होके क्या बना देते हैं, लिक्विड। तो टू अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट सेम स्पीड, जितनी स्पीड से वाटर इवेपोरेट होता है उतनी स्पीड से वेपर्स बैक कंडेंस हो जाते हैं। तो आपकी कोई चेंज नज़र नहीं होता, अमाउंट ऑफ वेपर्स में भी कोई चेंज नज़र नहीं आता और अमाउंट ऑफ वाटर में भी। उस स्टेज पर आपकी प्रोसेस में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होगा, स्पीड ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू स्पीड ऑफ कंडेंसेशन। अब आप देखिए जब इसमें इक्विलिब्रियम आ गया तो अब और वेपर्स की अमाउंट नहीं बढ़ेगी, तो उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर जितने वेपर्स इस लिक्विड के इसके सरफेस पे आ चुके हैं वो वेपर्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड जो इसके अंदर हमने लिया है। ठीक है बेटा, देखिए लिक्विड शुरू में क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा, इवेपोरेशन, फिर एक ऐसी स्टेट आएगी जब और वेपर्स नहीं बनेंगे। उस स्टेट पर क्या होता है, जितने वेपर्स लिक्विड बनाता है उतने ही वेपर्स बैक कंडेंस हो जाते हैं। तो उस स्टेट पर जितने वेपर्स इसके सरफेस के ऊपर हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन दैट सरफेस ऑफ लिक्विड, और उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड क्या है, जिसके वेपर्स जल्दी बनते हैं उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा और वो लिक्विड मोर वोलेटाइल होगा। ठीक है, वो जल्दी वोलेटाइल हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। ये सारी चीजें रिलेट है बेटा, जितना कम होता है वेपर प्रेशर उतना हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होता है उतना कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें कौन रहेगा इक्विलिब्रियम में, लिक्विड, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर्स। तो ये आपका हो गया सेकंड टाइप, लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम। इस सेकंड वाली जो आपकी मैंने इक्विलिब्रियम कराया इसमें क्या कांस्टेंट है बेटा, देखो जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा लिक्विड अपने वेपर्स के साथ, तो जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी के बारे में कि एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय द वाटर वेपर्स वो क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, और जिस लिक्विड का हाई वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। ठीक है, जो लिक्विड जितनी जल्दी वेपर फेस में आना पसंद करता है उसको बॉयल करने में उतना कम टेम्परेचर लगता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। देखो ये स्पेशल सिर्फ उन्हीं सॉलिड्स में होता है जो प्रॉपर्टी होती है जिनकी सब्लिमेशन की। जैसे अगर हम आयोडीन सॉलिड को एक क्लोज्ड जार में रखें तो क्या होगा, शुरू में जो आयोडीन के वेपर्स बनेंगे
उससे कलर जो होगा वो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी रहेगी इस बॉक्स में। धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि अब और कलर जो है उसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ कलर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डार्क नहीं हो रहा कलर। इट मीन्स एट दैट स्टेट आयोडीन सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद आयोडीन वेपर्स। मीन्स जितनी स्पीड से आयोडीन सॉलिड सबलाइम हो रहा है उतनी स्पीड से वेपर्स जो हैं बैक कंडेंस हो रहे हैं। उस स्टेट पर आपकी प्रोसेस में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, कि जितने आयोडीन सॉलिड्स ने वेपर्स बनाए उतने ही वेपर्स बैक कंडेंस होकर आयोडीन सॉलिड बना रहे। तो उस स्टेट पर आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, अमाउंट ऑफ आयोडीन वेपर्स और आयोडीन सॉलिड। तो उस टाइम पे जो है इंटेंसिटी जो कलर की है वो कांस्टेंट हो जाएगी। रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम में टू अपोजिंग प्रोसेस सेम रेट से चलती हैं। हर प्रोसेस में टू अपोजिंग प्रोसेस जरूर होंगी, वही हमें पढ़नी है कि कौन सी दो अपोजिंग जो प्रोसेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है एट दैट स्टेज। अनदर एग्जांपल, कैम्फर इन इक्विलिब्रियम विद कैम्फर वेपर्स, अमोनियम क्लोराइड इन इक्विलिब्रियम विद अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आप फोर्थ टाइप, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। आप एक ग्लास में वाटर लें, एक जार में, और उसमें शुगर ऐड करें तो आपको पता है शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। आप और अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करेंगे फिर भी डिसॉल्व हो जाएगी। मोर एंड मोर शुगर जैसे डालते रहेंगे आप, वॉल्यूम जो है वाटर की, सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स है तो डिसॉल्व होती रहेगी। एक पर्टिकुलर स्टेट पे नो मोर शुगर विल बी डिसॉल्व, और शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, तो अब आपका सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए जब तक शुगर आपकी डिसॉल्व हो रही थी तो आप कौन सी प्रोसेस करा रहे थे, डिसोल्यूशन, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो और वो डिसॉल्व होता जा रहा है तो आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो, डिसोल्यूशन। एट अ पर्टिकुलर स्टेट व्हेन नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व देन सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अब ये हमने एग्जांपल लिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अगर इसके अंदर मैं और शुगर ऐड करती हूँ तो वो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होंगे, ये आपके अनडिसॉल्व पार्टिकल। अब इस स्टेट पर आपकी प्रोसेस में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे देखिए क्या होता है, जितने पार्टिकल शुगर पार्टिकल्स जितने डिसॉल्व होते हैं उतने ही जो डिसॉल्व हो चुके हैं शुगर पार्टिकल वो बैक क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं इनटू शुगर क्रिस्टल। तो आपको देखने में लगता है कि जो हमने शुगर डाली थी वो नहीं घुली, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस स्टेट पर क्या होता है, जितनी अमाउंट शुगर की डिसॉल्व होती है उतनी बैक क्रिस्टलाइज आउट हो जाती है, इसलिए आपको शुगर जो है यहाँ पे उसकी अमाउंट में कोई चेंज नज़र नहीं आता। तो इस स्टेट पर आपकी प्रोसेस में जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है उसके बाद अगर आप और शुगर पार्टिकल्स डालते हो तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो एट दैट स्टेट रेट ऑफ डिसोल्यूशन मीन्स जितनी स्पीड से शुगर डिसॉल्व हो रही है वो किसके इक्वल हो जाती है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उतनी स्पीड से दोबारा जो शुगर है बैक क्रिस्टलाइज आउट हो जाती है। तो शुगर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद शुगर सॉल्यूशन। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इक्विलिब्रियम पे भी प्रोसेस कंटिन्यू है, क्योंकि आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि शुगर डिसॉल्व नहीं हुई। इसके लिए एक एग्जाम्पल किया गया कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनाया, जब इसके अंदर सैचुरेटेड के बाद जो शुगर डाली उसको लेबल कर दिया, कोई दूसरा आइसोटोप लिया कार्बन का, जो शुगर इसमें डाली उसमें कार्बन का दूसरा आइसोटोप लिया, जैसे कार्बन 14 होता है, ठीक है, आपको पता है 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 एक कार्बन 14। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कार्बन 12 शुगर से बनाया और बाद में जो डाल लिया वो कार्बन 14। कुछ टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व हुआ कि कार्बन 14 वाली जो शुगर थी वो सॉल्यूशन में आ गई, और जो पहले से घुल चुकी थी जिसमें आइसोटोप क्या था, कार्बन 12, वो आपकी क्रिस्टलाइज आउट है। तो इससे प्रूफ होता है कि सैचुरेशन के बाद भी शुगर डिसॉल्व होती है, लेकिन जितनी डिसॉल्व होती है उतनी बैक क्रिस्टलाइज आउट हो जाती है। इट मीन्स इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट देखिए गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका एक सोडा वाटर बोटल्स। जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बोतल है
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है लिक्विड में अंडर हाई प्रेशर इन अ क्लोज्ड वेसल। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन गैस CO2 एंड सॉल्यूशन। इसमें कितनी अमाउंट ऑफ गैस किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करा सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था हेनरीज ने, और इसने एक लॉ दिया था हेनरी लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ऐसा कहा कि किसी भी गैस को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कराना है तो उसका जितना अमाउंट डिजोल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उस गैस पे उतनी ज़्यादा उसकी अमाउंट डिजोल्व होगी ऑन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। द मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा गैस सोल्यूबल होगी। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट लगेगा K। K क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। मोर विल बी द प्रेशर, मोर विल बी द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व। इस पे बेस्ड तभी आपकी एक एप्लीकेशन पार्ट भी है हेनरी लॉ पे बेस्ड। गैस फीजेज आउट व्हेन अ सोडा वाटर बोतल इज ओपन। जैसे ही आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स को ओपन करते हैं तो एकदम गैस बाहर आती है। इसका रीज़न क्या है कि जो उसके अंदर गैस हमने डिजोल्व की हुई है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे की हुई है। जैसे ही हम ओपन करते हैं स्टूडेंट्स तो वो प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आता है। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो मास जो होगा गैस का जो डिजोल्व हो चुका है वो डिक्रीज होएगी, उसकी अमाउंट सोल्युबिलिटी डिक्रीज होएगी। तो तभी वो गैस जो है एकदम बाहर आती है बबल्स की फॉर्म में, कि प्रेशर हाई होता है इन अ सील्ड ट्यूब, सोल्युबिलिटी हाई होती है। जैसे ही बोतल को ओपन करते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो डिजोल्व जो गैस है वो बाहर आ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। ये आप क्लास +2 में भी पढ़ेंगे डिटेल में और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये आपका हो गया 5 टाइप्स का फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब कुछ कॉमन फीचर्स हम इन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पढ़ें तो देखिए, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। क्या कांस्टेंट होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स होता है तो कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। शुगर जब इक्विलिब्रियम में होता है शुगर सॉल्यूशन के साथ, तो जितनी अमाउंट शुगर की डिसोल्व हो चुकी है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो जो है अमाउंट कांस्टेंट होती है। अमाउंट को हम यहाँ पे कंसंट्रेशन से लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। गैस जब इक्विलिब्रियम में होती है विद इट्स सॉल्यूशन, तो जितना मास गैस का डिसोल्व हो चुका है एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इन सभी में कब अटेंड होगा? जब वेसल जो है वो क्लोज्ड है, सिर्फ आपको इसको छोड़ के। ये ओपन वेसल में भी हो सकता है बट बाकी जितने भी हैं वो सभी क्लोज्ड वेसल में होंगे। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम अटेंड होता है वो क्लोज्ड वेसल में होता है। ऑल नहीं कहेंगे हम, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में होता है क्लोज्ड वेसल में। इसमें क्लोज्ड वेसल नहीं है फिर भी इक्विलिब्रियम है। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा तो देखिए कि एट इक्विलिब्रियम जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वो क्या होती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं उस पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम पे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर, प्रेशर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। क्लोज्ड वेसल में पॉसिबल होती हैं और दो जो अपोजिंग प्रोसेस होती हैं वो सेम स्पीड से चलती हैं। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है और स्टेबल होता है। स्टेबल कंडीशंस होती हैं बट वो डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रुकती नहीं है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतनी स्पीड से बैकवर्ड हो जाती है। तो आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता। बट ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है? डायनामिक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए,
अब हम नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। देखिए, केमिकल प्रोसेस मीन्स केमिकल चेंज व्हेन अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे और उसी कंडीशन में प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बना दे, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में हो। केमिकल इक्विलिब्रियम मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही ऑब्जर्व होता है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तभी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। देखिए, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा, तभी हम दो ओपोजिंग प्रोसेस की बात करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो रिवर्सिबल जो रिएक्शंस हैं उन्हीं में ये इक्विलिब्रियम होता है। इरिवर्सिबल में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए, आपके पास रिएक्टेंट है ए और बी, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। तो अब आप इस ग्राफ से देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड होता है। देखो, स्टार्टिंग में इनिशियली रिएक्शन वेसल में सिर्फ क्या है? रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन सिर्फ किनकी है? रिएक्टेंट्स की। यहाँ पर सपोज ये इतनी है। अब टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की क्या होगी? डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस तरह से। ठीक है। अब इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखें, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ना तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज हो रही और ना ही प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही, कांस्टेंट हो गई। एट दैट पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, फिक्स हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल होगी, इक्वल हो भी सकती है, ऐसा इक्वल हो भी सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इक्वल होगी। अपनी अपनी एक वैल्यू हो गई, बट चेंज नहीं हो रही। हम तो ये पढ़ते हैं कि रिएक्टेंट्स टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते हैं और प्रोडक्ट्स टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते हैं, बट इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो उस स्टेज पर हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, बैकवर्ड ऐसे पढ़ेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में दोनों प्रोसेस होंगी, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। तो वहां पर ये आपको ध्यान रखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे मेन पॉइंट, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। कुछ एग्जाम्पल लें अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के, तो अब आप ये देखिए, अगर इस रिएक्शन को आप क्लोज्ड वेसल में कराओ तो नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अमोनिया, और उसी पर्टिकुलर कंडीशंस में अमोनिया बैक रिएक्ट एंड फॉर्म नाइट्रोजन गैस एंड H2 एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो अब आप देखिए, टाइम के साथ साथ अगर हम इसमें भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होगी, तो N2 की अमाउंट और H2 की अमाउंट डिक्रीज होगी। इनिशियली प्रोडक्ट जीरो है, बट एज टाइम गोज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट्स। अब आपको रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, ना तो इनकी डिक्रीज हो रही और ना ही इसकी इंक्रीज हो रही। तो एट दैट स्टेट आपकी रिएक्शन में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम, कि जितनी स्पीड से N2 और H2 अमोनिया बना रहे हैं उतनी स्पीड से अमोनिया H2 और N2 बना देता है, तो इसलिए इनकी अमाउंट में कोई चेंज नज़र नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। कुछ और एग्जांपल्स जैसे PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 एंड Cl2, H2 एंड I2 इन इक्विलिब्रियम विद HI। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये इक्विलिब्रियम इन रिएक्शंस में तभी अटेंड हो सकता है जब ये रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में हो। ठीक है, अगर ये ओपन वेसल में होगी तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्योंकि ओपन वेसल में क्या होगा बेटा? ओपन वेसल में आपका जो प्रोडक्ट है वो एस्केप आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सो ओपन वेसल में ये रिएक्शन नहीं होगी, क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, बहुत ध्यान से समझना। देखिए, ये सारी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, फिक्स हो जाती है।
स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाती है? स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अ केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश ओनली, सिर्फ तभी एस्टेब्लिश होगा इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आउट, कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बाहर ना निकलने दें, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को सॉलिड फॉर्म में एज ए प्रेसिपिटेट ना फॉर्म करे, तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। जैसे अगर आपकी रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन, और अगर ये ओपन वेसल में है तो यहाँ पर ये इरिवर्सिबल रहेगी, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती, क्योंकि CO2 रिमूव हो जाएगी, CO2 मीडियम से एस्केप आउट हो जाएगी, तो भी हम इसको रिवर्सिबल नहीं कह सकते। लेकिन अगर यही रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होती है तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे साइन आता है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ सकती है। सिमिलरली जो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती हैं, उनमें केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, क्योंकि उनमें जो एक प्रोडक्ट होता है वो एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उससे आप दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ हम उन्हीं रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे जिनमें आप प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें। देखो, रिएक्टेंट फॉर्म एंड गिव अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट कंबाइन एंड गिव बैक टू रिएक्टेंट, तभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इन रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इरिवर्सिबल है, सिंगल एरो, ओनली रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से आप अटेन कर सकते हो, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, H2 गैस प्लस I2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस। देखो, H2 क्या है? कलरलेस, और I2 किस कलर की है गैस? पर्पल कलर की गैस, और HI जो बन रहा है एज अ प्रोडक्ट वो क्या है? कलरलेस। तो अब आप इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अटेन कर सकते हो आप इस रिएक्शन में। देखिए कैसे, अगर हम एक एग्जांपल लें, देखिए हम दो वेसल लें, दो क्लोज्ड वेसल, एक वेसल ये लिया आपने और दूसरा वेसल ये, A एंड B। देखिए, फर्स्ट वेसल में है H2 और I2, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पे, और सेकंड वेसल में है HI, सेम टेम्परेचर पे। अब फर्स्ट वेसल में क्या होता है, H2 और I2 जब आप लेते हो 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे टाइम के साथ साथ रिएक्शन होती है तो जो इंटेंसिटी होती है कलर की, जो I2 की वजह से होती है, वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है कलर की इंटेंसिटी। इसमें तो ये ऑब्जर्व होता है, H2 और I2 को जब आप मिक्स करोगे तो ये रिएक्शन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, तो कलर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब B कंटेनर में HI लिया हुआ है, सेम टेम्परेचर कंडीशन पे अगर हम HI को ले रहे हैं तो HI क्या करेगा? ये वाली प्रोसेस करेगा बैकवर्ड रिएक्शन, तो इस ये कलरलेस होता है HI, बट एज द रिएक्शन प्रोसीड, सो जो इंटेंसिटी होती है कलर की इस वाले कंटेनर में इंक्रीज होती है और A कंटेनर में डिक्रीज होती है। इसका मतलब देखो, ग्राफिकली अगर हम इसको समझें, स्टार्टिंग में A कंटेनर में बात करें तो सिर्फ क्या है? H2 और I2 इतनी कंसंट्रेशन है। एज रिएक्शन प्रोसीड, concentration of H2 and I2 decreases and concentration of HI increases। एक पर्टिकुलर टाइम पे H2 और I2 और HI की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अब हम इसको इस डायरेक्शन से पढ़ते हैं B कंटेनर के लिए। B कंटेनर में है ओनली HI, H2 और I2 जब फॉर्म नहीं होंगे तो सिर्फ इनिशियली कंसंट्रेशन किसकी होगी? HI की। एज टाइम प्रोसीड तो HI की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और H2 और I2 की इंक्रीज होगी। तो अब आप एक पर्टिकुलर स्टेट पर यह भी कह सकते हो कि H2 और I2 की, यहाँ पर आप देखिए अगर हम दोनों डायरेक्शन से पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही कंसंट्रेशन H2 की और I2 की, और यहाँ पर HI की चेंज नहीं हो रही। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा ये। तो इस पॉइंट पे आपकी रिएक्शन में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आप दोनों डायरेक्शन से अटेन कर सकते हो। H2 एंड I2 रिएक्ट एंड फॉर्म HI, तो ये हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। HI अगेन
डिकम्पोज एंड गिव H2 एंड I2, ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन. एट इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर. इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है? डायनामिक. टू अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट अ इक्वल रेट. नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जिस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट डालते हैं वो कभी भी आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा. सिर्फ उसका वर्क क्या होगा? इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर. वो इक्विलिब्रियम जल्दी लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का रोल होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन. ये जो स्पीड होती है आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, तो जिससे आपका इक्विलिब्रियम उस प्रोसेस में जल्दी अटेन होगा. तो इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम. अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. देखिए सभी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, ये आपको खुद से लिखने हैं नोटबुक में. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई गैस फिजीज आउट व्हेन सोडा वाटर इज ओपन. देखिए जब सोडा वाटर बोतल ओपन होती है तो गैस फिजीज आउट क्यों होती है? इसका रीज़न आपको पता है. बिकॉज गैस डिजोल्व अंडर हाई प्रेशर. व्हेन बोतल इज ओपन तो प्रेशर अबव द गैस डिक्रीजेज, सोलिबिलिटी डिक्रीजेज, दैट्स वाई गैस फिजीज आउट. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एट इक्विलिब्रियम मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. डज इट मीन दैट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड. अमाउंट जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन वहाँ स्टॉप हो गई है? नो, इसका मन ये नहीं है. आपको पता है इसका रीज़न, तो आपको एक्सप्लेन करना है. विच मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट इन वाटर वेपर्स इक्विलिब्रियम. देखिए जब लिक्विड अपने ही वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स कांस्टेंट. वन एग्जाम्पल आपको बताना है रिवर्सिबल रिएक्शन का जो ओपन वेसल में होगी. देखिए ध्यान से, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल बताना है जो आपकी एक्वस सॉल्यूशन में है और ओपन वेसल में है. तो इसका एग्जाम्पल है आपका, देखिए एसिटिक एसिड liquid when combines with ethanol liquid in equilibrium with its product एस्टर प्लस वाटर. ये आपने पढ़ी भी हुई है रिएक्शन 10th क्लास में. एस्टर ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड, तो इसमें सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो लिक्विड है. तो ओपन वेसल में भी ये रिएक्शन कैसी रहेगी? रिवर्सिबल. नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी इरिवर्सिबल. देखिए किन कंडीशंस में हम रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना सकते हैं? व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शंस टेक प्लेस इन एन ओपन वेसल. अगर रिएक्शन ओपन वेसल में करेंगे तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एस्केप आउट एंड रिएक्शन बिकम इरिवर्सिबल. ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ आ गया है. तो आज हम इतना ही करेंगे सभी बच्चे. ठीक है, होप कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा अच्छे से. तो आप सभी अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जो आपका इक्विलिब्रियम है इन फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, उसको जरूर पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. थैंक यू.